हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दोस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बतलाते हैं। जैसा कि आप सबको हम बाबर के बारे में एक वीडियो दे चुके हैं ऑलरेडी, और उसके बाद हुमायूं के बारे में बतला चुके हैं। तो आज हम टॉपिक लाए हैं बाबर के पोता और हुमायूं के बेटा, यानी कि हुमायूं के जो उत्तराधिकारी है अकबर के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बतलाते हैं अकबर के बारे में। तो जरूर लास्ट तक आप बने रहिएगा, क्योंकि आपको ये वीडियो जरूर ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बतलाते हैं मुगल सल्तनत के जो तीसरा शासक है अकबर, और सबसे योग्य शासक है अकबर। तो अकबर के बारे में, और सबसे ज़्यादा दिन तक शासन करने वाला शासक अकबर ही है। तो अकबर के बारे में बतलाते हैं। जैसा कि हम आपको हुमायूं के बारे में संपूर्ण विस्तार से बतला चुके हैं, तो ज़रूर आप इससे पहले वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे कि हुमायूं के बारे में हम सब बतला दिए हैं। हुमायूं के पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, और हुमायूं का माने जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था। हुमायूं का बेटा जो 1542 ईस्वी में जो जन्म लिया था अमरकोट के राजा बीर शाह के दरबार में। 1542 में जन्म लिया था अकबर जन्म लिया था अमरकोट के राजा बीर शाह के दरबार में। कहाँ जन्म लिया था? अमरकोट के राजा वीर साल के दरबार में। ठीक है। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा वीर साल के दरबार में हुआ था। और जैसा कि हम जानते हैं 1540 ईस्वी में ही शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा करके और हुमायूं को मान कि जब मजबूर कर दिया था भागने के लिए। तो हुमायूं बिरग्राम या कन्नौज के 1540 वाला में ही भारत छोड़ करके भाग गया था काबुल। कमरान क्या रहा अपने छोटे भाई के यहाँ, उसके बाद फिर भाग गया था और ईरान के एक महिला से शादी कर लिया था। और क्योंकि वो 1542 में अकबर जन्म लिया था, अकबर को कभी भी मुंह नहीं देखा था। और जब 1555 में शेरशाह सूरी का जब मृत्यु हो जाता है, उसके बाद 1555 ईस्वी में जब रिटर्न आता है हुमायूं, तो उसके बाद हुमायूं आकर के पहले अपने बेटा से मिलने जाता है अमरकोट के राजा 20 साल के यहाँ, और उसके बाद बेटा के साथ ही रहने लगता है। 1555 में जब रिटर्न आता है, और उसके बाद मछुआरा का युद्ध, सरहिंद का युद्ध करता है। और उसके बाद दीन पन्ना नामक पुस्तक भंडार दिल्ली में हुमायूं को पुस्तक भंडार में पुस्तक पढ़ने के बाद नींद आ जाता है, गिर जाने के कारण उसका मृत्यु हो जाता है। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत का अगला शासक माने अकबर बन जाता है। तो अकबर आसानी से तो नहीं बना होगा, क्योंकि अकबर उस समय मात्र 13 वर्ष की उम्र में राजा बना था। चलिए आपको अब अकबर के बारे में बतलाते हैं, थोड़ा फ्लैशबैक बता देते हैं हुमायूं के बारे में। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? तो अमरकोट के राजा वीर साल के दरबार में। ठीक है। और उसके बाद अकबर की बात किया जाए तो अकबर की माँ कौन थी? तो अकबर की माँ हमीदा बानो बेगम थी। और उसके बाद अकबर के जन्म हो गया। अकबर जो है मुगल सल्तनत के सबसे योग्य शासक था। और बात किया जाए अकबर के बारे में, तो 13 वर्ष में राजा बना था 13 वर्ष में राजा बना 13 वर्ष की उम्र में अकबर राजा बना था। लेकिन अकबर को राजा बनाने में इसके अंगरक्षक जो भैरव खान था, उसका बहुत ही ज़्यादा योगदान था। तो अकबर राजा बना था, इसमें राजा 13 वर्ष की उम्र में बनाया था जो अकबर के अंगरक्षक अकबर के अंगरक्षक था भैरव खान। अकबर के जो अंगरक्षक था भैरव खान, यही अकबर को राजा बनाया था। ठीक है। क्योंकि जब हुमायूं मर गया था, तो हुमायूं वचन ले लिया था, बोला था भैरव खान को कि तुम मुझे वचन दो कि अगर हम मर गए तो मुगल सल्तनत का दिया बढ़ते रहना चाहिए, चिराग बढ़ते रहना चाहिए। तो भैरव खान बोला था कि जब तक भैरव खान जिंदा है तब तक मुगल वंश जरूर रहेगा। और वही हुआ। भैरव खान जब 1556 ईस्वी में मजबूरन पानीपत का युद्ध करना पड़ा, तो इस पानीपत के युद्ध में 1556 में जब राजा बना था अकबर, 13 वर्ष की उम्र में 1556 में राजा बना। तो जब राजा बनने के लिए जब अकबर उस समय पंजाब के एरिया में था, जब दिल्ली में आया, दिल्ली सल्तनत मुगल तो दिल्ली में था, तो जब पंजाब से दिल्ली आ रहा था, तो 1556 ईस्वी में ये
अपना राज्यभिषेक 1556 में राज्यभिषेक कलानौर में करवा लिया था। कौन सा जगह पर? कलानौर में करवा लिया था। राज्यभिषेक कौन किया था? अब्दुल मीर बाकी, मिर्जा कासिम। अकबर को राज्यभिषेक कौन किया है? मिर्जा कासिम। अकबर का राज्यभिषेक कब हुआ है? तो 1556 में। और कहाँ हुआ है? तो कलानौर में। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अकबर की अगर बात की जाए गुरु के नाम, गुरु, तो अकबर के गुरु अब्दुल लतीफ था। अकबर के गुरु अब्दुल लतीफ था। ठीक है, उस समय अब्दुल लतीफ सबसे फेमस गुरु था। ये अब्दुल लतीफ ईरान के था, ईरान। ठीक है, मैंने समझ लीजिए जो उस समय सबसे बड़ा बैच अब्दुल लतीफ का चल रहा था। अब्दुल लतीफ बहुत ही योग माने कि गुरु थे, लेकिन अकबर तब पर भी माने कि अनपढ़ शासक था। अकबर कभी भी पढ़ा नहीं, क्योंकि माने राजा के बेटा था, इसको थोड़ा सा ज़्यादा योग था। नो डाउट ये अकबर योग था, लेकिन अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। चलिए, अकबर के गुरु कौन थे? तो अब्दुल लतीफ। और कौन राज्याभिषेक किया था? तो मिर्जा कासिम किया था। क्वेश्चन आएगा 2 बार मुगल वंश के किस शासक का राज्याभिषेक हुआ है? पहली बार इसी का हुआ था अकबर को। दूसरी बार मानी कि राज्याभिषेक 2 बार राज्याभिषेक मुगल वंश के 2 ही शासक हुआ है, जो अकबर को और औरंगजेब को। दोनों और से है, अकबर और औरंगजेब। ठीक है, तो 2 बार राज्याभिषेक हुआ, क्योंकि पहली बार राज्याभिषेक कलानौर में कर लिया था। उसके बाद जब जैसे ही वो गया, अकबर गया था दिल्ली में, तब तक दिल्ली के जो सिंहासन था उस सिंहासन पर हेमू बैठ गया था। हेमू, अब हेमू कौन है? तो ये हेमू है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला सबसे अंतिम शासक और 14वां शासक। विक्रमादित्य की उपाधि, कुल 14 शासक धारण किया है, जिसमें विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला सबसे प्रतापी शासक और मान कि योग शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय था। और सबसे अंतिम शासक यही था, हेमू। चलिए, 1556 ईस्वी में ही पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हो जाता है। और किसके बीच में होता है? तो अकबर vs हेमू, अकबर और हेमू के बीच में। जीतता कौन है? तो नो डाउट अकबर ही जीतेगा। क्यों? क्योंकि अकबर के अंगरक्षक या सेनापति उस समय, अकबर के उस समय के सेनापति भैरव खान था उस समय। लेकिन अकबर का सेनापति पूछेगा, जब सबसे प्रमुख सेनापति कौन था? तो मानसिंह, जो हम बाद में अभी बतला रहे हैं। लेकिन उस समय पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर के सेनापति था भैरव खान, जो अकबर के अंगरक्षक था। देखिए, ये पूरा मैंने हेमू उस समय करीब 95% युद्ध, 90% या 95% युद्ध जीत लिया था। 90% से ज़्यादा युद्ध ये जीत लिया था पानीपत के द्वितीय युद्ध। लेकिन हेमू के हार का सबसे बड़ा वजह है, अकबर उस समय मान कि युवा था, बच्चा था, 13 वर्ष की उम्र में क्या कर सकता था? इसका भैरव खान इसका युद्ध संभाला था। तो अकबर, भैरव खान का यही दिमाग में था, हम युद्ध कभी भी हारे या जीते, हमको मान के उससे ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन हमको इस बात से लेना देना है जो हेमू जो है, हेमू घोड़ा पर से उतरना चाहिए। और जब पानीपत के द्वितीय युद्ध चला था हरियाणा के पानीपत में, तो उस समय अकबर के सेना जब शुरू हुआ था युद्ध, तो करीब 2-3 घंटा तक कोई तीर चलाया ही नहीं। इसलिए हेमू को ऐसा लगा कि अकबर के क्या माने तीरंदाज अकबर के युद्ध में, अकबर की सेना में तीरंदाज नहीं है। और उसके बाद उसको ये विश्वास हो गया कि अकबर की सेना में जब तीरंदाज नहीं है, तो जाकर के और बड़े माने निर्भीक होकर के युद्ध करने लगा। उसमें उसका ध्यान भटक गया। और जब भैरव खान उसी को फायदा उठा करके भैरव खान हेमू के सामने गया, तो हेमू उसको रगड़ाने लगा भैरव खान को। अब भैरव खान मान के बहुत दूर उसको ले गया। और उसके बाद तीरंदाज ने हेमू को मारने के बाद जब सेनापति ही मर गया, तो माने युद्ध क्या होगा? और द्वितीय युद्ध जीत लिया। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा
हेमू को हराने का सबसे बड़ा रीजन था, भैरव खान का एक ही मकसद था, जो कुछ युद्ध में निर्णय कभी क्या आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हेमू घोड़ा पर से उतरना चाहिए, क्योंकि उस समय तो पहले फेमून का जमाना नहीं था। अगर मान कि हल्ला सिर्फ फैला देगा जब हेमू मर गया है, उतना मान कि 20,000 50,000 सेना के बीच में कौन जानेगा जो हेमू जिंदा है। उसी के बगल के आस पास के 10-20 को सेना ना, लेकिन सबको तो लगेगा जो घोड़ा पर नहीं है सेनापति या राजा, तो मर ही गए होंगे। इसीलिए भैरव खान का एक ही मकसद था, जो हेमू घोड़ा पर से उतरना चाहिए। ये आपको कंसेप्ट जरूर समझ में आया होगा। जब 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध जीत गया, तो फिर राज्याभिषेक करवाता है अकबर। तो 2 बार राज्याभिषेक करवाने वाला शासक है अकबर। पहला शासक है, मुगल वंश के पहला शासक अकबर है, और दूसरा औरंगजेब। चलिए, जब 1556 ईस्वी में अकबर क्या कर लेता है, राज्याभिषेक करवा लेता है, तो 1556 से लेकर के 1560 तक, 1556 से 1560 तक अकबर भैरव खान के नेतृत्व में काम करता है। भैरव खान के नेतृत्व में काम करता है। लेकिन भैरव खान सिया संप्रदाय के था। मुस्लिम धर्म में सिया को नीच और सुन्नी को उच्च माना जाता है, तो ये भैरव खान सिया संप्रदाय के था। इसलिए अकबर के जो दाई माँ अकबर के दाई माँ थे, देखिए यहाँ पे थोड़ा बतला देते हैं। अकबर का दादी समझ लीजिए, दाई माँ जो बचपन में पोसी थी, दादी या दाई माँ। अकबर को जो दाई माँ थी महामनगा। कुल जो माने कि चौपट वाला कहानी है, इसमें महामनगा के ही कारण होता है अकबर के दाई माँ। और पहली पत्नी भी जान लीजिए, अकबर की पहली पत्नी रुकैया बेगम। ठीक है, अकबर की पहली पत्नी है रुकैया बेगम। अकबर की दाई माँ कौन है, जो बचपन में पाली पोसी है, तो ये है महामनगा। ठीक है, तो 1556 से 1560 तक अकबर भैरव खान के नेतृत्व में जो युद्ध लड़ता है, कुछ भी करता है भैरव खान के नेतृत्व में। लेकिन 1560 से 1562 तक अकबर 1560 से 1562 के महामनगा के नेतृत्व में काम करता है। महामनगा, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि 1560 ईस्वी में पहले अकबर को इतना भैरव खान के खिलाफ कर देता है, मजबूरन अकबर और भैरव खान में युद्ध हो जाता है। और 1560 ईस्वी में तिलवारा का युद्ध होता है। तिलवारा का युद्ध, और ये होता है अकबर vs भैरव खान करवाने में सबसे बड़ा योगदान है ये चौपट महामनगा की। अगर देखिए अधिकांश छोड़िए, नहीं तो अधिकांश क्या होता है, अगर इसमें महिला का योगदान है तो महिला कुल चौपट करती है। एकमात्र ये मुगल वंश में योग महिला थी, तो ये अकबर की पत्नी थी, जो अब आएगी जोधा बेगम, नहीं तो सब चौपट लोले थी। चलिए, 1560 में तिलवारा का युद्ध होता है। तिलवारा के युद्ध में अकबर जीत जाता है और भैरव खान हार जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन था, उस समय जनता भी समझने लगा था, जब अकबर 18-19 साल के हो गया, 56 से 60 यानी कि 13-5 माने 13-4 माने अब हो गया 18-19 साल के हो गया। 18 साल में तो वोट देने का अधिकार मिल जाता है। इसलिए माने कि तो अकबर को सब समझने लगा था, अभी योग शासक हो गया है अकबर, तो अकबर के साथ दिया से ना, इस कारण अकबर जीत गया, भैरव खान इस युद्ध में हार गया। और जब भैरव खान इस युद्ध में हार गया, तो अकबर ने उन्हें दिया था 2 प्रपोजल, जो आप या तो कुछ गांव दे देते हैं, उस गांव के सूबेदार बनकर के आप शासन कीजिए, या हज पर चल जाइए। तो भैरव खान बोला था, जिसको हम पूरे दुनिया जिताने में सहायता किए, पूरे भारत को जिताने में सहायता किए, और वो हमको एक गाँव का सूबेदार बनाएगा, उससे बढ़िया कि जब हज पर जाना माने कि मंजूर मानते हैं। तो भैरव खान जब हज पे जा रहा था, तो हज पे जाने के 1561 ईस्वी में महामनगा ने मरवा दिया भैरव खान को। तो भैरव खान का मृत्यु 1561 में हो गया। भैरव खान का एक बेटा था, बतलाएंगे, जो उनके नवरत्न में शामिल था, अकबर के नवरत्न में अबुल फजल, भैरव खान के ही नहीं सॉरी अब्दुल खान खाना भैरव खान के ही बेटा था। चलिए, तो 15 नवरत्न में बतलाएंगे भैरव खान के बेटा के बारे में। तो 1560 से 1562 तक महामनगा के नेतृत्व में
अकबर काम किया, जो काम किया है, इसीलिए इस महामंगा के नेतृत्व में जो काम किया इसी को कहा जाता है हरम दल का शासन, हरम दल का शासन या पर्दा प्रथा का शासन, पर्दा प्रथा का शासन, या इसी को हरम दल का शासन या पर्दा प्रथा का शासन कहा जाता है। चलिए, और उसके बाद 1562 ईस्वी में 1562 ईस्वी में आमेर के राजा, माने कि आमेर के जो राजा रहते हैं उसको अकबर हरा देते हैं। आमेर के राजा को हरा करके राजा भारमल को, कौन आमेर को जीतते हैं, आमेर के राजा थे राजा भारमल को जीत लेते हैं। और ये राजा भारमल कछवाहा वंश के रहते हैं, ये बात नोट कर लीजिएगा, राजा भारमल कछवाहा वंश के रहते हैं, कछवाहा वंश के रहते हैं। और जब राजा भारमल हार जाता है तो अकबर राजा भारमल की बेटी से शादी कर लेता है, राजा भारमल की बेटी जोधा बेगम से शादी कर लेता है। और राजा भारमल का एक बेटा था भगवान दास। ये क्यों बदला है भगवान दास? तो भगवान दास के बेटा था, यानी कि जोधा बेगम के भतीजा होगा, भगवान दास के बेटा, यानी कि जोधा बेगम के भाई के बेटा, यानी कि भतीजा। यही अब्दुल फजल, ये जो अब्दुल फजल है यही अकबर के नौरत्न में रहेगा। और सब अकबर के सबसे प्रिय व्यक्ति ये अब्दुल फजल ही रहता है, ठीक है, इसलिए बतला दिए अभी। तो 1562 ईस्वी में आमेर के राजा भारमल से बेटी से शादी कर लेते हैं, राजा भारमल की बेटी से जोधा बेगम से शादी कर लेते हैं। और कब शादी हो जाता है जोधा बेगम से? 1562 में। अकबर के सबसे योग्य पत्नी ये थी जोधा बेगम, क्योंकि देखिए अकबर माना जाता है अकबर लगभग 300 से अधिक महिला से शादी किया। अकबर 300 से अधिक महिला से शादी किया था, 300 से अधिक पत्नी का नाम याद करना संभव बात नहीं है, लेकिन पूछेगा भी नहीं कभी भी। तो ये बात जान लेते हैं, अकबर की पहली पत्नी रुकैया बेगम और सबसे प्रिय पत्नी थी जोधा बेगम, जिसे मरियम मुजवानी भी कहा जाता है, मरियम मुजवानी, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? मरियम मुजवानी, मरियम मुजवानी कहा जाता है। चलिए, जब अकबर को 1562 ईस्वी में शादी हो जाता है ये जोधा बेगम से, तो 1562 से जोधा बेगम के नेतृत्व में अकबर काम करता है। जो भी करता है अकबर माने जोधा बेगम के नेतृत्व में ही काम करता है। इसका रीजन क्या था? माने कि जोधा बेगम का थिंकिंग सोच माने कि बहुत ही हाई था, बहुत योग माने कि महिला थी। और मुगल वंश की योग महिला मात्र यही एक हमको लगता है कि यही एक थी, क्योंकि सबका थिंकिंग था जो अकबर को मान के अगर हम अपना पति को बस में रखेंगे तो मेरा मान की हुकूमत चलेगा, लेकिन ये मान कि अगर पति को हम नौकर बनाकर रखेंगे अपना बस में तो मेरा बस चलेगा। लेकिन जोधा बेगम का सोच था जो अगर हम पति को नौकर बनाकर रखेंगे तो हम नौकरानी कहेंगे, लेकिन अगर अपने पति को महाराजा बनाकर रखेंगे तो हम महारानी कहेंगे। इसलिए जोधा बेगम नो डाउट की बहुत योग्य महिला थी, ठीक है। अकबर के बारे में बतला दिया, अकबर का जन्म कब हुआ, 13 वर्ष की उम्र में राजा बना, कब बना था, तो कौन बनवाया था अकबर को राजा, मैंने कि सब बतला दिए हैं। अकबर को माने 13 वर्ष की उम्र में राजा बना, भैरव खान बनवाया था। और 1556 में बना, राज्यभिषेक लाहौर में हुआ, मिर्जा कासिम माने कि अकबर को राज्यभिषेक करवाया। और अकबर के गुरु था अब्दुल लतीफ ईरान के था। 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें अकबर ने हेमू को हरा देता है। और अकबर के सेनापति उस समय भैरव खान थे। 1556 से 60 तक अकबर भैरव खान के नेतृत्व में जो काम करता है पता है। और 60 में तिलवारा के युद्ध होने के कारण भैरव खान मन की हार जाता है और 61 में भैरव खान की मृत्यु हो जाता है। और ये याद रखिए तिलवारा के युद्ध किसके बीच होता है? भैरव खान और अकबर के बीच में होता है। 1560 से 62 तक अकबर महामनगा के नेतृत्व में काम करता है और उसी को कहा जाता है हरम दल का शासन या पर्दा प्रथा का शासन, ठीक है। और 1562 से जितना आगे आएगा अकबर अपने पत्नी माने कि जोधा बेगम के नेतृत्व में काम, माने नेतृत्व में नहीं, माने जोधा बेगम जो बोलती थी अधिकांश वही बात मानता था, नहीं तो स्वयं से करता था। और कि कोई चौपट जैसी चौपट थी ये महामनगा, कोई बात माने कि किसी का बात नहीं मानता था। नो डाउट अगर अच्छा किसी का बात है, सजेशन अच्छा है तो मानता था, लेकिन 56 से 60 तक जो भैरव खान बोलता था वही करता था। और 60 से 62 जो महामनगा बोलती थी वो सभी काम कर लेता था। तो ये भी गलत बात ही है।
चलिए अगर पहले आप इतना को मान की स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बतलाते हैं। चलिए तो 1562 तक हम बतला दिए हैं। चलिए 1562 से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम बताया 1556 में, 1556 में मैंने पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध बतला दिए हैं। 1556 में है 5 नवंबर को, 5 नवंबर को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ है। 1556 से लेकर के 1560 तक, 1556 से 1560 तक अकबर भैरव खान के नेतृत्व में काम किया है। उसके बाद 1560 से 1562 तक, 1560 से 1562 तक अकबर महामंगा के नेतृत्व में काम किया है, महामंगा। उसके बाद 1562 में, 1562 ईस्वी में अकबर को माने कि कछवाहा वंश के राजा भारमल की बेटी जोधा बेगम से शादी हो जाता है और उसके बाद जोधा बेगम का बात मानने लगता है अकबर। उसके बाद 1562 में जब शादी होता है तो 1562 ईस्वी में सही मान की जोधा बेगम अच्छा काम करवाने लगती है और बोलती है जो ये लोग जो मान की एक तो दास है, गरीब है, उस पर आप मान की टैक्स लगाए हैं वो टैक्स हटा दीजिए। 1562 में दास प्रथा का अंत कर देता है, दास प्रथा का अंत। 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत करते हैं। और 1563 ईस्वी में जब ये अकबर और उसकी पत्नी जब घूमने जाते हैं तो देखते हैं जो माने जो व्यक्ति माने कि श्रद्धा से कहीं मंदिर जा रहा है, कहीं जा रहा है तो माने कि मस्जिद है उस पर माने कि टैक्स ले रहा था अकबर। तो इस बात को बहुत गलती लगा जोधा बेगम को। तो 63 में बोले आप ये कर हटा दीजिए, क्या कर है तो बतलाया अकबर जी तीर्थ यात्रा कर है, तीर्थ यात्रा कर को 63 में तो से तीर्थ यात्रा करा, तो से 63 याद रहेगा। 63 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, ठीक है। 62 में दास प्रथा समाप्त किया, 62 में ही शादी हुआ था जोधा बेगम से। और 1564 ईस्वी में, 1564 ईस्वी में मैंने ये जजिया कर समाप्त कर दिए, जजिया कर समाप्त। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर समाप्त किए। अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको ये बात पता होगा, जजिया कर यह एक प्रकार का टैक्स था जो गैर मुसलमान पर लागू होता था, यानी कि मुसलमान धर्म को छोड़ के बाकी सभी धर्म पर ये जजिया कर लागू होता था। ये जजिया कर को अकबर समाप्त किया। लेकिन जजिया कर लाने वाला व्यक्ति, सबसे पहला व्यक्ति कौन था, आप कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। चलिए हम जजिया कर को जो मन गया और इसके बारे में पहला व्यक्ति को छोड़ करके और सब व्यक्ति के बारे में बतलाते हैं। जजिया कर माने कि पूर्ण रूप से माने समाप्त करने वाला शासक इसी के माने कि आगे आएगा मोहम्मद शाह रंगीला। तो बतलाएंगे जजिया कर अंग्रेज से लेने वाला शासक औरंगजेब था। माने जजिया कर पूर्ण माने कि ब्राह्मण पर से ही समाप्त किया था। जजिया कर समाप्त करने वाला शासक पहली बार जजिया कर समाप्त किया था, ये क्या नाम है अकबर। लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त किया था मोहम्मद शाह रंगीला। अगर पूर्ण रूप से जजिया कर समाप्त करने की बात किया जाए तो क्या था मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। लेकिन ये जजिया कर से समाप्त किया था। लेकिन ब्राह्मण से जजिया कर लेने वाला शासक था फिरोज शाह तुगलक। तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये जजिया कर शुरुआत करने वाला शासक कौन था। चलिए 1564 में जजिया कर माने कि समाप्त कर दिया था। 1564 के बाद 1567 ईस्वी में, 1567 ईस्वी में माने एक युद्ध होता है और चित्तौड़ का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध होता है चित्तौड़ में। और ये युद्ध होता है अकबर vs महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह के बीच, उदय सिंह, ठीक है। ये युद्ध किसके किसके बीच होता है तो अकबर vs उदय सिंह के बीच में। और इस युद्ध में अकबर माने समझिए तो हार ही जाता है और मजबूरन जब इस युद्ध में जब अकबर हारने के कगार पर आता है तो माने उस युद्ध से निकल जाता है। यह माना जाता है जो इस समय 1567 ईस्वी में इसको मान की कोई काम आ गया था जिसके कारण ये अकबर इस युद्ध से चलाया था और इस युद्ध का निर्णय नहीं निकला। लेकिन माना जाता है कि इस युद्ध को जीता था उदय सिंह, ठीक है। और इससे बदला चित्तौड़ का युद्ध मान की अकबर
BS मात्र इसके मैंने 10 साल बाद महाराणा प्रताप की युद्ध होता है। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के बीच में होता है। और ये चित्तौड़ का युद्ध को नाम पड़ गया हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध। और यह हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच होता है? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। और ये कब होता है? ये हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576। ठीक है, ये बल्कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि ये अकबर इसके पिता से, उसके बाद इसके बेटा से शादी किया था, इसलिए दोनों को बल्कि साथ ही बदला दिए। हल्दी घाटी के युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर जीत गया और महाराणा प्रताप हार गया। ठीक है, देखिए। और उस समय बदला दे अकबर के सेनापति था मान सिंह। अकबर के सेनापति था मान सिंह। ठीक है, अकबर के सेनापति मान सिंह था। और महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप के सेनापति अगर आपको याद है तो आप हमको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि महाराणा प्रताप के सेनापति कौन था। ठीक है, चलिए। और देखिए हम हिंट्स दे देते हैं आपको। महाराणा प्रताप के सेनापति था माने मुस्लिम, और अकबर के सेनापति राजपूत था, माने कि हिंदू था। माने उस समय उस जमाना में माने कि एक मुस्लिम शासक के सेनापति था हिंदू, और हिंदू शासक के सेनापति था मुस्लिम। और अभी के लोग बोलते हैं, अभी के नेता सब बोलता है जो हमको माने कि धर्म से संकट है, हमको धर्म के बचाना है, और हिंदू धर्म के स्पेशली बोलता है हिंदू धर्म के बचाना है, इसलिए हमको माने कि धर्म के नाम पर वोट दो। मतलब उस समय अकबर के सेनापति मान सिंह था। अकबर के सेनापति मान सिंह एक राजपूत शासक, बतलाइए। और उस समय मान कि धर्म खतरा किसी से नहीं था। और ये महाराणा प्रताप के सेनापति मान कि एक मुस्लिम था। उस समय धर्म को खतरा नहीं था, लेकिन अब के नेता को धर्म का बहुत ज़्यादा खतरा लग रहा है। बतलाइए कब का इस बात है? 1576 का बात है। चलिए छोड़िए इस सब बात, हमको मान कि पढ़ने पर ध्यान देते हैं आप हम सब। और 15 से अब मान कि 67 बदलाए 15 से अगर बात किया जाए तो 15 से मैंने सबसे प्रमुख है 15 से क्या होता है 15 से 71, 15 से चलिए 15 से 71 में। तो 15 से 71 ईस्वी में अब अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर बनाया था। राजधानी फतेहपुर सीकरी, अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी बनाया था, लेकिन ये राजधानी सफल नहीं हुआ। बस बदला देते हैं नोट। और ये राजधानी कभी भी माने कि बहुत सोच समझ के बदलना चाहिए, या माने कि बदलने कभी भी अधिकांश सक्सेस नहीं होता है। मोदी जी भी तो 2000 का नोट माने कि लाए थे, फिर बंद करना पड़ गया, क्योंकि सक्सेस नहीं होने वाला है। क्योंकि ज़्यादा बड़ा नोट रहेगा तो ज़्यादा माने कि घुसखोरी होगा, ज़्यादा बेईमानी होगा, ज़्यादा माने छोड़िए ये सब। चलिए, तो 15 से 71 ईस्वी में अपनी राजधानी को अकबर क्या किया था? चेंज किया था। कहाँ ले गया था? फतेहपुर सीकरी, लेकिन ये माने कि सफल नहीं हुआ। चलिए 1556 ईस्वी में हम थोड़ा बतला देते हैं। पानीपत का युद्ध हुआ था 1556 से 60 में। अकबर भैरव खान के नेतृत्व में किया। 60 से 62 तक महामंगा के नेतृत्व में काम किया। और 62 में दास प्रथा काम किया। 63 में तीर्थ यात्रा कर, 64 में जजिया का समाप्त किया। और मैंने 67 ईस्वी में 1567 में अकबर और उदय सिंह के बीच हुआ। और मैंने 76 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर के सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान सूर थे। चलिए कोई बात नहीं, अकबर के लिख ही देते हैं। अकबर के सेनापति हकीम खान सूर, हकीम खान सूर, ये हमको आपको कमेंट बॉक्स में बोलने के लिए बोल दिए थे। चलिए, लेकिन बतला ही दिए हैं, क्योंकि जब निकल गया तो बतला दिए। 15 से 71 में किया। 15 से 72 में अकबर ने मैंने गुजरात अभियान किया था। गुजरात अभियान किया, जिसमें 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को जीत लिया। माने कि 2 बार गुजरात पर अकबर को आक्रमण करना पड़ गया था। दुनिया में बतला रहे हैं सबसे तेज आक्रमण गुजरात अभियान है। मात्र 9 दिन लगा था, 9 दिन। इस 9 दिन में अकबर दिल्ली से गुजरात पैदल मान के चल गया था। उस समय पैदल सेनापति दिल्ली से गुजरात मात्र 9 दिन में जाकर के गुजरात अभियान करता है। और अकबर पहली बार समुद्र को गुजरात के एरिया में 1572 में देखता है। पहली बार समुद्र देखता है, पहली बार
पहली बार समुद्र अकबर कब देखा था? 1562 में। और पहली बार पुर्तगालियों से मुलाकात किया था 1562 में। पुर्तगालियों से मुलाकात, पुर्तगालियों से मुलाकात, पुर्तगालियों से पहली बार मुलाकात 1572 ईस्वी में अकबर ने किया था। ठीक है। और देखिए पहली सबसे तेज, दुनिया का सबसे तेज अभियान माना जाता है गुजरात अभियान, मात्र 9 दिन में ही किया गया। पहली बार समुद्र को देखा था, पहली बार पुर्तगालियों से मान की मुलाकात किया था अकबर। इसे हम जानते हैं जो भारत का समुद्री मार्ग का खोज पुर्तगाली का था, वास्को डी गामा, और 14 मान कि 20 मई 1498 में आया था। और ये 1572 ईस्वी में पुर्तगालियों से मुलाकात करता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पहली बार अकबर समुद्र को कब देखा था? 1572 ईस्वी में। ठीक है। और ये आपको जो बतलाया, इससे आगे हम बतला देते हैं। जो पहले आप क्या कर लीजिए, इसको मैंने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 15 से हम आपको 15 से कितना बतला दिए? 15 से 72, 15 से 72 और 15 से 72 बतलाए थे गुजरात अभियान, गुजरात अभियान। 15 से 72 ईस्वी में अकबर क्या किया था? गुजरात अभियान किया था। जब गुजरात को जीत लिया था, इसी उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में मान कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किया। खुशी में, मान कि खुशी में हम जीत लिए हैं गुजरात को, तो इसी खुशी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। तो 1572 में ही बुलंद दरवाजा का निर्माण, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण इसी खुशी के उपलक्ष्य में करवाता है 1572 में। उसके बाद 1572 के बाद 1575 में, माने कि 1575 में इबादत खाना की स्थापना करता है। इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में करता है। उसके बाद 15 और बात की जाए 1579 में मजहर की घोषणा करता है। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में अकबर क्या करता है? मजहर की घोषणा करता है। और 1580 में आईने 10 साल नामक मान की एक व्यवस्था लाता है। 10 साल में मानी हम 10 साल खनकुत प्रणाली, जब्ती प्रणाली और आईने 10 साल बदलाएंगे। तो कब लाता है? 1580 में, 1580 में आईने 10 साल, आईने 10 साल नामक की व्यवस्था लाता है 1580 में। और इसको मान के दिमाग देता है, आइडिया देता है टूडरमल। इसको आइडिया कौन देता है? तो टूडरमल आइडिया देता है। और आपको बतला दे, टूडरमल अकबर के दरबार में रहने से पहले शेरशाह सूरी के दरबार में रह चुका है। ठीक है। तो दिमाग देता है ये टूडरमल। उसके बाद अकबर ने 1581 ईस्वी में, 1581 में और 1582 में मान कि 1582 में अकबर क्या करता है? तो 1582 में अकबर ने एक नया धर्म लाता है, दीन इलाही धर्म। 1582 में दीन इलाही धर्म, दीन इलाही धर्म लाता है। और दीन इलाही धर्म का रूपरेखा मान कि तैयार करता है या सजेशन देता है अब्दुल फजल। ठीक है। और दीन इलाही धर्म को मानने वाला प्रथम हिंदू महेश दास था। महेश दास को आप जानते हैं, इन्हीं का नाम है बीरबल, जो आप सब जानते हैं। बीरबल की खिचड़ी आप सबको याद होगा कहानी। तो माने कि दीन इलाही धर्म एक नया धर्म चालू किया था। ये धर्म माने कि फेल हो गया, लेकिन इसको आइडिया दिया था कौन? जो एक धर्म खोलिए तो ये धर्म चालू कीजिए, तो अब्दुल फजल। लेकिन दीन इलाही धर्म को मानने वाला प्रथम हिंदू कौन था या प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये महेश दास या बीरबल। ठीक है। 1583 ईस्वी में अकबर क्या करता है? तो 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संवत का स्टार्ट करता है। इलाही संवत, शक संवत, इलाही संवत, विक्रम संवत जो है। तो 15 इलाही संवत के स्टार्ट कौन करता है? अकबर। और कब करता है? 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संवत के स्टार्ट करता है। ठीक है।
तो ये अकबर की मान की प्रमुख बात है। और 15 से मैंने अब इसके बाद कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा 1581 ईस्वी में अकबर क्या करता है। अगर आप जानते हैं तो जरूर बताइएगा कि 1581 ईस्वी में अकबर कौन सा काम करता है, बहुत ही फेमस है। तो जरूर हम उम्मीद करते हैं कि 1581 वाला आप जरूर बतलाइएगा। उसके बाद अकबर के प्रमुख अगर बात की जाए, अकबर के दरबार में नवरत्न किसके दरबार में रहते थे, तो अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। नवरत्न इसमें 9 व्यक्ति थे, ठीक है। और ये नवरत्न में सबसे फेमस नवरत्न बीरबल था, बीरबल, ठीक है। बीरबल का दूसरा नाम महेश दास, ठीक है। उसके बाद था टोडरमल। टोडरमल से हमको क्या याद करना है, तो टोडरमल था वित्त मंत्री। अकबर के वित्त मंत्री कौन था, या शेषा सूरी के वित्त मंत्री, तो भी होगा यही। इससे पहले शेषा सूरी के दरबार में रहता था वित्त मंत्री, ठीक है। उसके बाद तानसेन का दूसरा नाम है रामतनु पांडे, ठीक है। उसके बाद अब्दुल फजल, ये अब्दुल फजल ये मतलब है जो कछवा वंश के शासक थे, राजा भारमल के बेटा भगवान दास के बेटा था ये अब्दुल फजल, जो जोधा बेगम के भतीजा था, ठीक है। ये जोधा बेगम के भतीजा था। चलिए अब्दुल फजल। उसके बाद अब्दुल फजल के बाद अब्दुल रहीम खाने खाना था। और अब्दुल रहीम खाने खाना भैरव खान के बेटा था, भैरव खान के पुत्र, ठीक है। और अब्दुल रहीम खाने खाना के बाद मुल्ला दो प्याजा या हकीम हुकाम क्या लिखते हैं, तो हो गया 1 2 3 4 5, और था अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल फजल और फैजी था। और उसके बाद मुल्ला दो प्याजा, एक था हकीम हुकाम, 1 2 कोई छूटा नहीं ना, 2 3 4 5 6 7 8 एक छूट रहा है। बीरबल, टोडरमल, तानसेन, अब्दुल फजल, अब्दुल रहीम खाने खाना, फैजी, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम। कोई एक छूट रहा है, मैंने दिमाग फॉरगेट कर रहे हैं, भूल रहे हैं थोड़ा सा, तो आप जरूर हमको बताइएगा अकबर के 9वें सेना माने कि नवरत्न में कौन थे। लेकिन मतलब क्वेश्चन आएगा अकबर के समकालीन कौन थे, तो अकबर के समकालीन थे तो तुलसीदास बदायूनी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर के समकालीन कौन थे, तो बदायूनी और तुलसीदास। और अकबर के दरबार में आपको बतला दे तुलसीदास को रहने के लिए बोला गया था, लेकिन तुलसीदास अकबर के दरबार में नहीं रहे थे, लेकिन समकालीन थे, अकबर के समकालीन, ठीक है। तो आप ये पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम आगे बतलाते हैं। थोड़ा सा ही बच गया है। चलिए, तो ये अकबर के दरबार में जो नवरत्न रहते थे बीरबल, टोडरमल, तानसेन, अब्दुल फजल और अब्दुल रहीम खाने खाना भैरव खान के पुत्र था, और फैजी भैरव खान के बड़ा बेटा, फैजी अब्दुल रहीम खाने खाना के बड़ा बेटा, और मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम। एक और याद कर लीजिए मान सिंह था, ये हम पहले ही आपको बतला चुके हैं। तो बतलाए थे कि यही मान सिंह मैंने अकबर के दरबार में ये किसका भतीजा था, तो ये अकबर के पत्नी जोधा बेगम के भतीजा था मान सिंह, और ये सेनापति था अकबर के सेनापति। अकबर ने अपनी लगभग सारी लड़ाई मान सिंह के नेतृत्व में ही जीता है। और उसके बाद चलिए अकबर के बारे में जान लिए। तो ये बीरबल कौन था, तो बीरबल माने कि राजकवि था। बीरबल कौन था, राजकवि। अकबर के दरबार में राजकवि कौन था, बीरबल था। टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री कौन था, टोडरमल था। तानसेन का दूसरा नाम क्या है, रामतनु पांडे था। अब्दुल फजल ने मैंने लिखा था अकबरनामा पुस्तक,
नामा। अकबरनामा पुस्तक कौन लिखा है? तो अब्दुल फजल लिखा है। और इसी को फारसी में अनुवाद किया गया है। अकबरनामा को कि अनुवाद किया गया है तो आईने अकबरी, आईने अकबरी, आईने अकबरी को लिखा है तो आईने अकबरी पुस्तक भी अब्दुल फजल लिखा है, ठीक है। लेकिन इसमें अंतर है। अब अकबरनामा पुस्तक माने कि आईने अकबरी पुस्तक में थोड़ा सा माने कि अकबर का भी योगदान है, अकबर बतलाया था, लेकिन अकबरनामा पुस्तक पूर्ण रूप से अब्दुल फजल ने लिखा। सिंपल जान लीजिए, दोनों पुस्तक को लिखा है आईने अकबरी और अकबरनामा, दोनों लिखा है अब्दुल फजल। अब्दुल फजल क्यों? क्योंकि अकबर तो मतलब ये पहले जो अनपढ़ था, लेकिन इसमें थोड़ा सा योगदान था, बतलाया था, ठीक है। उसके बाद अकबर के दरबार में थे, हम बतलाए थे आपको बदायूनी, बदायूनी, ठीक है। तो ये बदायूनी के बारे में बतलाया है। और बदायूनी महाभारत को फारसी में अनुवाद किया है और उसको माने कि रमजानामा, महाभारत को फारसी में अनुवाद किया है, उसको कहा जाता है रमजानामा। और रामायण को फारसी में अनुवाद किया है, ठीक है। तो इसके बारे में हम और इसका जो मान की लगान वसूलने का, टैक्स मांगने का, मैंने जो प्रणाली है और खेती के व्यवस्था है, जो अकबर के जो सारी व्यवस्था है, उसको हम अगले वीडियो में जो बताएंगे। और बहुत शाम हो गया, इसलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।